नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीबीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज। इस सीरीज में आज हमारे पास में है 6 नंबर का वीडियो। इसके पहले के जो हमारे पास 5 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है एप्लीकेशन की लिंक। और उसके अलावा सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसकी लिंक मिल जाएगी, चाहे व्हाट्सअप चैनल हो, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो। तो वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन के लिए सीपीसीटी या एग्जाम रिलेटेड वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पे हमारे पास 2 कोर्सेस है। तो आज से हम ये वाला जो कोर्स है हमारे पास सीपीसीटी सितंबर के लिए जो फुल कोर्स था, इसमें अब हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। अब अगर कोर्स लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी देर हो जाने वाली है, इसलिए इस कोर्स में अब हमने एडमिशन लेना आज से बंद कर दिया है। तो इसके एडमिशन हम लोगों ने कर दिए क्लोज। जिन लोगों का पहले से इस पे रजिस्ट्रेशन है उन लोगों का कोर्स चलते रहेगा बराबर। जितने भी क्लासेस उसके लाइव क्लासेस चल रही है वो जैसी की वैसी चलती रहेगी, सारा कुछ बराबर रहेगा। अब एप्लीकेशन पे दूसरा कोर्स हमारे पास बचता है जो 60 मॉक टेस्ट वाला है। तो ये जो कोर्स है ये चालू है, ये एग्ज़ाम तक के चालू रहने वाला है। इसकी वैलिडिटी सिर्फ एग्ज़ाम तक के ही है, मतलब इसकी वैलिडिटी आपको बता दूं मैं 15 सितंबर तक ही ये कोर्स वैलिड होने वाला है। आप जब भी लेते हो 15 सितंबर तक ही चलने वाला है और ये वाला भी 15 सितंबर तक का ही था, लेकिन अब इसके एडमिशन हम लोगों ने क्लोज कर दिए क्योंकि समय काफ़ी कम है और हमको ज़रूरत है तैयारी करने की। और हम लोग तैयारी करवाते हैं किसके लिए? रिजल्ट के लिए। तो अब कोर्स लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज के प्रश्न के लिए। एक समय में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? बेसिकली बात होने वाली है कन्वर्ट भी करना है उसको और एग्जीक्यूट भी करना है, और एक समय में केवल एक स्टेटमेंट, एक वाक्य या एक सेंटेंस की बात हो रही है। हमारे पास में यहाँ पर कन्वर्टर है, कंपाइलर है, इंस्ट्रक्टर है और इंटरप्रेटर है। तो यहाँ पर बात हो रही है जब किसी प्रोग्राम में हम जो लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, क्या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये ट्रांसलेटर से जुड़ा हुआ है। याद रखना हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं और जितने भी ट्रांसलेटर हमारे पास में होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम के लिए याद रखिएगा। फिलहाल हमारे पास में कन्वर्टर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कंपाइलर का हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्टर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, इंटरप्रेटर का करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। कंपाइलर की अगर बात करें तो एक बार में ये पूरे के पूरे जो प्रोग्राम होता है उसको एक साथ ट्रांसलेट करके कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। इंटरप्रेटर जो होता है यह एक बार में केवल एक सेंटेंस या वाक्य को ही ट्रांसलेट करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर होगा, याद रखना एग्जाम के लिए, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक तो हमको पता है कि लाइनेक्स क्या है, हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स के अलग अलग वर्जन्स भी हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं जो एग्जाम में पहचानने रहते हैं, है ना। लाइनेक्स बेस्ड क्या होते हैं हमारे पास? फेडोरा होगा, रेड हैट होगा। तो फेडोरा, रेड हैट इनको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हमको बोल रहा है कमर्शियल, कोई व्यावसायिक सॉफ्टवेयर है क्या? शेयरवेयर मतलब कुछ हिस्सा इसका शेयर करके बाकी लॉक रहता है। प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना हक वाला जो फ्री नहीं मिलता, जिसके पैसे लगते हैं। और ओपन सोर्स जो टोटली कैसा होता है? फ्री होता है। तो हमारे पास में जो लाइनेक्स होता है वो कैसा है? वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके हमको पैसे नहीं लगते। प्रॉपर्टी जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हमारे विंडोज आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर है चाहे एमएस ऑफिस पैकेज ही क्यों ना हो, सारा का सारा प्रॉपर्टी में आएगा। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? देख, कंप्यूटर बूट करना मतलब कंप्यूटर को चालू करना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर होता है, हमने उसका पावर बटन प्रेस किया, पावर बटन प्रेस करते से अब हमारा कंप्यूटर बूट होना स्टार्ट होता है। तो जैसे पावर बटन दबाएंगे वैसे हमारा बायोस एक्टिव होगा। बायोस का पहला काम होगा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में हार्ड डिस्क में, मतलब हार्ड डिस्क जो सेकेंड स्टोरेज हमारे पास में होता है हार्ड डिस्क, है ना। आजकल क्या एसएसडी भी लगा रहे हैं। हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती है वो एग्जीक्यूट होके कहाँ पे आती है? एग्जीक्यूट होके आती है रैम में।
जैसी पूरी फाइलें आ जाएगी फिर आपका विंडोज स्टार्ट हो जाता है और पहले लॉग स्क्रीन आती है, उसके बाद आपकी स्क्रीन जो दिखती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास प्रश्न देखते हैं कहाँ का आया है। कंप्यूटर बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद नहीं हो तो चालू हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी होता है, हाँ ये हो सकता है आंसर, बाकी देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी होता था, मेमोरी से डिस्क में कॉपी नहीं होगा, मेमोरी से डिस्क में कॉपी मतलब ये शटडाउन वाली प्रोसेस है, तो ये तो नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स कंपाइल होते हैं, तो कंपाइल भी नहीं होंगे भैया उसके पार्ट्स। इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो यही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी होगा। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जब भी प्रोग्राम को शुरुआत में डेवलप किया गया तो पहले लो लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो इसी बीच में हमारे पास में असली में लैंग्वेज जो हमको मिलती है लो लेवल में। सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा जिसको हाई लेवल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखें बेसिक, फोर्ट्रान, कोबल, लोगो, ये चारों की चारों तो हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक की, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहाँ काम में आती है? तो इनिशियल स्टेज पे अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है तो वहां पर पहले बेसिक सिखाई जाती है, उसके बाद अदर लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र की भाषा है। फोर्ट्रान क्या हमारे पास में, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। ये किस काम में आता है? तो ये वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो कार्य होते हैं उसके सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप किए जाते हैं। कोबल हमारे पास में है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहाँ यूज की जाती है? उसका नाम ही है कॉमन बिजनेस। तो बेसिकली व्यावसायिक क्षेत्र के जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम होते हैं, उनके निर्माण में हम लोग यूज करते हैं किसका? कोबोल का। लोगो है हमारे पास में लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड फुल फॉर्म। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको ग्राफिक्स या चित्र के माध्यम से एजुकेशन देने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो किस में करते हैं? वो लोगो में किए जाते हैं। बच्चों को चित्र और आकृति दिखा दिखा के पढ़ाते हैं हम लोग, तो वही चीज है। तो ऑल ओवर ये जितने भी भाषा है हमारे पास में सारी हाई लेवल लैंग्वेज की है। अब हमारा प्रश्न है कि पहली हाई लेवल कौन सी है? तो हमारे पास उसका आंसर है फोर्ट्रान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स ठीक कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हैं, यह किस प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है? कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं वो बराबर लगे हुए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। ये कौन सी प्रोसेस या कौन सा भाग हमको बताता है, ये प्रश्न है। हमारे पास में ऑप्शन है प्रोसेसिंग, एडिटिंग, पोस्ट है और डेस्कटॉप है। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट है, तो ये सारे पार्ट्स जो है हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर पार्ट्स की, ठीक से कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हुए, अनप्लग नहीं है, सारे लगे हुए, इसकी जांच की जाती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें प्रोसेसिंग, तो ये कौन किसका काम है? ये सीपीयू का है। जितनी भी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में होती है सारी सीपीयू करता है। एडिटिंग से मतलब कि कोई वीडियो एडिटिंग करना है या फोटो एडिटिंग करना है, ये वहां पर हो गया। हमारे पास में पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। इसमें जैसे कंप्यूटर आपका लगा चालू करते हैं तो बायोस एक्टिव होता है, उसके बाद में पोस्ट जो बायोस का पहला काम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपके जितने भी कंपोनेंट है अगर सही ओके रहेंगे तो आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है। डेस्कटॉप की अगर बात करें तो डेस्कटॉप हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे छोटा भाग आता है डेस्कटॉप ही कहलाता है। इसके अलावा जो हम पर स्क्रीन दिखती है, कंप्यूटर बूट होने के बाद जो स्क्रीन दिखती है उसे भी हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, दो या अधिक प्रोग्राम्स की एक साथ प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, दो या दो से अधिक जब भी कहेंगे प्रोग्राम रहेंगे, है ना, उनकी एक साथ प्रोग्रामिंग, एक साथ प्रोसेस की जा रही है, ऐसा समझिए, प्रोग्रामर की प्रोसेस समझ जाइए। तो उसे क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, हम सबकी बात करेंगे। जैसे हमको पहले बोल रहे हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में तो टाइम को डिवाइड किया जाता है, सीपीयू के टाइम को डिवाइड किया जाता है अलग अलग यूजर के पास में या एक जैसा। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक से अधिक जहां प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं,
है ना, या एक से अधिक प्रोसेसिंग जहां पर एक साथ हो रही होती है वो कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग में एक समय में वही एक से ज्यादा टास्क मतलब काम अगर किए जा रहे हैं तो मल्टीटास्किंग कहलाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग है तो एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग क्रियाएं की जा रही है वो कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न प्रोग्राम के लिए बोल रहा है तो हम लगा देंगे इसको आंसर लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोसेस और प्रोसेसिंग होती है ना, मल्टी प्रोसेसिंग होती तब हम क्या लगाते, मल्टी प्रोसेसिंग आंसर लगा देते वाली क्रिया। और अगर वर्क की होती कि एक समय में एक से ज्यादा वर्क या काम या टास्क किए जा रहे हैं तब क्या कहलाता है, यहाँ पर वो मल्टीटास्किंग कहलाता। ये याद रखना है। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड हमारे पास में एक तो टेक्स्ट राइटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स तैयार करते हैं। जैसे हम लोग को लेटर तैयार करना है या सीवी तैयार करना है, इस तरीके से। अगर हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की बात करें कौन सा है, तो ये हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और ये एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न हमारे पास में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड है क्या? नहीं है। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है क्या एमएस वर्ड? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या या हार्डवेयर है? तो हमारे पास में एमएस वर्ड जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, वो भी जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंतर्गत आता है हमारे पास में एमएस वर्ड। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रुप वेयर क्या होते हैं? ग्रुप वेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको हम ग्रुप में यूज कर सकते हैं, बेसिकली उनकी बात हो रही है। तो हमारे पास में नेटवर्क ये अलग अलग कंप्यूटर का ग्रुप होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक साथ मिश्रण क्या कहलाएगा? फर्मवेयर कहलाता है। हम रोम देखते भी हैं। सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर जो छोटे छोटे होते हैं उनको मिलाकर ग्रुप तैयार किए जा सकते हैं। हार्डवेयर में सारे हार्डवेयर पार्ट्स आते हैं। तो ग्रुप वेयर क्या कहलाते हैं? ग्रुप वेयर कहलाते हैं हमारे पास में सॉफ्टवेयर जिसमें एक साथ आपको बहुत सारे कार्य करने के लिए सुविधाएं मिल जाती है। वहां पर आपको शेयरिंग मिल जाती है, कोलैबोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो डेटा को शेयर और एक साथ सारा कुछ यूज करने के लिए सॉफ्टवेयरों का ग्रुप हम लोगों को मिल जाता है। तो याद रखेंगे वो क्या होगा, ग्रुप वेयर। जैसे एमएस ऑफिस पैकेज में हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं। चाहे उसमें वर्ड की बात हो, एक्सेल की बात हो, पावर पॉइंट की बात हो, ये सारा का सारा कहलाएगा कि एक ही ग्रुप कहलाता है, इसलिए याद रखना। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? देखिए कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो हमारे पास में होती है, तो याद रखना सबसे तेज जो मेमोरी होती है हमारे पास में वो क्या होती है? वो होती है रजिस्टर। सबसे तेज कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं रहता तब हम किसको लगाते? तब हम लगाते कैश मेमोरी को। ऐसा क्यों होगा? देखिए रजिस्टर से ही मिलकर क्या बनती है? कैश मेमोरी बनती है। तो अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तब हमारे कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में रखा है तब हम लग जाने वाले किसके साथ में? रजिस्टर के साथ। तो क्रम भी देखिए, अगर मेमोरी का हम क्रम देखें तो सबसे पहले तो आपका यही आता है रजिस्टर, उसके बाद आते हैं हमारे पास में कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद हमारे पास में क्या आएगी? रैम आएगी। रैम के बाद हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज आते हैं। फिर सेकेंडरी स्टोरेज में अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास में आते हैं। तो याद रखना सबसे तेज रजिस्टर होते हैं, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम। ये नीचे की तरफ से बढ़ते हुए चलने वाले हैं। दोनों ऑप्शन में है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? रजिस्टर। वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर बदल या मिटा नहीं सकता, वो क्या कहलाता है? तो निर्माण के सही जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनता है तो निर्माण के समय ही उसमें क्या डाला जाता है? उसमें डाली जाती भी है रोम चिप। ये होती है जो निर्माण के समय ही डाली जाती है। इसके बाद के जो डेटा होता है वो यूजर अपने अकॉर्डिंग स्टोर करता है, अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर उसमें डालता है। तो ये जो रोम होता है ना, जिससे बदल या मिटाया नहीं जा सकता, तो ना इसको बदला जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? इसको रीड ओनली मेमोरी, मतलब क्या किया जा सकता है? सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो राइट तो नहीं होगा, प्रश्न ही बोल रहा है ओनली मेमोरी, केवल मेमोरी है, ऐसा भी नहीं होगा। रीड ओनली और रन ओनली, तो जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? बदल भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। वो क्या कहलाता है? हमेशा वो कहलाता है रीड ओनली। तो रोम उसका एग्जाम्पल होता है, इसको याद रखना। किसी स्टोरेज मीडिया में
स्टोर की जा सकने वाली डेटा की मैक्सिमम क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? कोई भी स्टोरेज माध्यम आपके पास में होगा, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो, ब्लूरे डिस्क हो, मैग्नेटिक टेप हो, सबकी एक अपनी डेटा कैपेसिटी होती है। उसके बाहर हम उसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारा प्रश्न वही पूछ रहा है कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की मैक्सिमम क्वांटिटी क्या कहलाती है? और यहाँ पर याद रखना, हम लोगों ने सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसमें कितनी डेटा कैपेसिटी आती है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर करके रखे हुए हैं। तो वो याद रखना, वो एग्जाम में पूछता है डेटा कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, वो एग्जाम का क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास में मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, ये माध्यम है कि कौन सा आपका स्टोरेज का प्रकार है। मैग्नेटिक में हमारे पास हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है और मैग्नेटिक टेप आता है। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क आता है। सॉलिड स्टेट में हमारे पास एसएसडी खुद आती है, पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है। स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्टोरेज कैपेसिटी याद रखना, यह हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? बेसिकली जिसके ऐसे पॉइंटर होते हैं, है ना, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिसका पॉइंटर होता है, जैसे हमारे पास है माउस, हम लोग यूज करते हैं, माउस का होता है। इसके अलावा जॉयस्टिक का होता है। इसके अलावा हमारे पास में ट्रैक बॉल का होता है। इसके अलावा हमारे पास में लाइट पेन जो होता है उसका भी होता है ना। टच स्क्रीन में भी हमको बहुत बार पॉइंटर का ऐसी व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन किसमें नहीं होती है? प्रश्न क्या बोल रहा है, किसमें नहीं होती? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वही देख के बताएंगे। हमारे पास है माउस है, तो माउस में तो होता है, जॉयस्टिक इसमें भी होता है, लाइट पेन में भी होता है, स्कैनर में नहीं होता है, याद रखना, और ट्रैक बॉल में भी होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर माउस का कार्य हमको पता है, जॉयस्टिक का यूज गेमिंग वगैरह खेलने में और सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल करने में और रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन ये ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह अगर करना होगा वहां पे इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे पास में आते हैं, है ना, जो हम एमसीक्यू लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जितनी भी आंसर शीट होती है और उसको पेंसिल से हम काले काले गोले लगाते हैं तो हम ओएमआर शीट बोलते हैं। तो उसकी जांच किससे की जाएगी? तो उसकी जांच हम लोग किससे करेंगे? ओएमआर रीडर, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होगी उसी से हम लोग करेंगे। बारकोड इस तरीके की लाइने के लिए एमएससी और बैंक में यूज होता है। लाइट पेन अभी हमने देखा। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, और इस बार जो सीपीजीटी का एग्जाम होगा उसमें इस प्रश्न के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि किस विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है, तो वो पोर्ट क्या कहलाता है? आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े बॉक्स जोड़े जाते हैं, आपस में भी कनेक्ट करते हैं, और हमारी जो एम्पलीफायर मशीन आती है उसमें भी कनेक्ट करते हैं। तो वो जो गोल होता है पोर्ट, उस पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं मीडी पोर्ट। ठीक है, तो मीडी पोर्ट जो है उसको आप याद रखना अच्छे से। यूएसबी आपको पता ही है, यूनिवर्सल सीरियल बस हमारे पास में होता है। बस केबल या माध्यम को हम लोग बोलते हैं, और सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो क्या आएगा हमारे पास में? इसका फुल फॉर्म याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप अच्छे से याद रखना और यही हमारा आंसर ही बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक्सपेंशन कैपेसिटी कौन प्रदान करता है? एक्सपेंशन, है ना, कंप्यूटर एक्सपेंशन बहुत जरूरी होता है। बिना एक्सपेंशन के तो हम लोग तो बहुत काम कर ही नहीं पाए या बहुत ज्यादा तकलीफ जाए। एक्सपेंशन क्या होगा भाई? हमारे पास यूएसबी के पोर्ट है, गिने चुने पोर्ट होते हैं, और हमको और ज्यादा क्या लगाने हैं? यूएसबी या हमको पेन ड्राइव कीबोर्ड इस तरीके से कनेक्ट करना है, पर पोर्ट हमारे पास सीमित होते हैं। हमको ज्यादा पोर्ट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऐसे वीजे का है, ऐसे ही हमारे पास लैन कार्ड का है। तो अलग अलग चीजें हमको जरूरत पड़ती है, तो हमको एक्सपेंशन की लगाने की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ लगाते हैं हम लोग एक्सपेंशन? अगर हम बात करें मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा हमको चाहिए तो मदरबोर्ड में हमारे पास पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। पीसीआई स्लॉट्स पे हम लोग उन एक्सपेंशन को लगा लेते हैं। तो हमको बोल रहा है बाइट, ये तो डेटा स्टोरेज की बात हो गई। सॉकेट जहाँ सीपीयू लगता है, प्रोसेसर, उसकी बात हो रही है। स्लॉट्स
स्लॉट्स हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा कि पीसीआई स्लॉट्स पे ही हम एक्सपेंशन कार्ड्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए यूपीएस का कार्य क्या है? यूपीएस का फुल फॉर्म याद रखना अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या काम में आता है? तो ये हमारे पास कंप्यूटर के साथ में इसको लगाया जाता है। जैसे बिजली सप्लाई बंद होती है, अचानक लाइट चली जाती है, तो हमारे कंप्यूटर को थोड़ी देर पावर बैकअप देता है। उसके अंदर बैटरी लगी होती है, पावर बैकअप देता है ताकि हम हमारे जितने प्रोग्राम खुले थे उनको क्लोज करके और सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर सके उसके लिए। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास क्या कार्य है देखते हैं। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को इनसिक्योरिटी से बचाना, कंप्यूटर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना और ना दिस। तो हमारे पास में इसका नाम क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर को अनइंटरप्टेबल मतलब बिना बंद होने वाली बिजली सप्लाई कौन प्रदान करेगा? हमको यूपीएस प्रदान करता है। इसलिए ये वाला जो आंसर है ये आ जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, बस इतना याद रखना। और ये बोल रहे हैं कंप्यूटर की बैटरी चार्ज करना, तो कंप्यूटर में बैटरी नहीं होती है, बैटरी लैपटॉप में होती है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? पीसी के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो पीसी का विकास तो काफ़ी जनरेशन से थोड़ा होते आया, तो काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। लेकिन पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर की बात की जाती है, मतलब कॉम्पैक्ट और छोटे आकार का जो कंप्यूटर है, वो किसने दिया? तो हमारे पास कंपनी होती है आईबीएम। आईबीएम द्वारा ही जो पीसी है, जो छोटे रूप में आता है और लोगों घरों में तक क्या पहुंच गया है, उसका निर्माण आईबीएम ने किया था। इसलिए अभी भी बहुत सारा कई जगह हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाता है कि पीसी की जगह हम लोग को आईबीएम कंप्यूटर पढ़ने के लिए मिलता है या आईबीएम पीसी पढ़ने के लिए मिल जाता है ना। तो याद रखना किसने छोटा किया था उसको? आईबीएम को जो है उसको याद रखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म पे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट हमारे पास में जो स्लाइडें होती है उसको रन करने के लिए हमने यूज करते हैं। पावर पॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन कौन सी फाइल का? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन कौन सा होता है? हमारे को बोलता है POPOX, PPTX, PPEX और PPPX। तो हमको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? PPTX। कहाँ पर? 2007 और इसके बाद में 2024 तक के जितने भी संस्करण हैं सभी में PPTX है। और इसके पहले 2007 के पहले वर्जन्स की हम बात करें, 2003 और उधर आगे हम चलेंगे पुराने वाले, तो वहां पर क्या होगा? सिर्फ PPT होगा। ये आपको याद रखना है। सेलेक्टेड रेंज में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की कौन सी है? सेलेक्टेड रेंज में आपको क्या बनाना है? चार्ट बनाना है ना। सेलेक्टेड रेंज में क्या आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें चार्ट बनाना, तो चार्ट इंसर्ट करना है। कुल मिला के हम लोग यूज करते हैं किसका? F11 का। तो सेलेक्टेड रेंज में अगर आपको चार्ट बनाना है तो हम F11 का यूज करेंगे। एक नई चार्ट शीट वहां पर बनकर हमारे पास आ जाती है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। स्प्रेडशीट को कौन यूज कर सकता है? स्प्रेडशीट को कौन यूज कर सकता है? स्प्रेडशीट मतलब जिसमें ऐसे कॉलम होंगे और रो होगी। रो और कॉलम में क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन होना चाहिए। वही लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास में है फाइनेंशियल प्रोफेशनल। फाइनेंशियल वाले कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। इंजीनियर कर सकते हैं क्या? हाँ, इंजीनियर भी कर सकते हैं। उनके भी आंकड़े होते हैं, उनको भी कैलकुलेशंस करने होते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक्सेल का यूज कर सकता है क्या? हाँ, वो करते ही है, तो वहां पर भी यूज किया जाएगा। तो इन तीनों जगह एक्सेल का यूज या स्प्रेडशीट का यूज हम लोग कर सकते हैं। याद रखना स्प्रेडशीट, याद रखना कि एक्सेल की जो सीट होती है जिसमें रो और कॉलम होते हैं उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। और एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखना। एक्सेल में सेल रेंज को किससे दर्शाया जाता है? सेल रेंज क्या होती है? सेल रेंज होती है भी हमेशा कैसे, मतलब 1 से लेकर 10 तक की क्या होगी? ये सेल रेंज होती है। या हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 से लेकर 10 तक के। अब सेल रेंज में हम क्या लिखते हैं? सेल एड्रेस लगाते। तो हम क्या लिखेंगे? पहले कॉलम नेम और फिर रो नेम। A1 कॉलन लगाएंगे हम लोग और लिखेंगे A10। बीच में क्या यूज किया हमने? कॉलन का यूज किया है। यही हमारे एग्जाम का आंसर बनने वाला है।
कॉलन जो है इसकी सहायता से हम क्या बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। कॉमा का यूज हम लोग करेंगे तो इससे क्या बताएंगे, इससे इंडिविजुअल बताएंगे कि हमको 1 नंबर की चाहिए, फिर 4 नंबर की चाहिए, फिर 6 नंबर की चाहिए, इस तरीके से इंडिविजुअल बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कॉलम जो होगा इसका राइट आंसर है कॉलम। एक्सेल मैक्रो कोड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मैक्रो जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, याद रखना। मैक्रो के शॉर्टकट की मैंने कल के वीडियो में बताया है, Alt F8 होती है, उसको याद रखना, सेटिंग्स को रिकॉर्ड करता है। अब उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पर बात हो रही है कि मैक्रो का निर्माण हम किस में करते हैं या कौन सी लैंग्वेज का सपोर्ट लेके उसको निर्माण करते हैं, या मैक्रो जब रिकॉर्ड करता है तो कौन सी भाषा में वो रिकॉर्ड करता है, कुल मिला के बात इसकी हो रही है। तो आप याद रखना हमारे पास जावा है, वीबी है, बेसिक है और वीडियो बेसिक। वीडियो बेसिक तो कोई लैंग्वेज हमारे पास में नहीं है, विजुअल बेसिक होती है, वीडियो बेसिक नहीं। बेसिक जो है, बेसिक का ये अपडेटेड वर्जन विजुअल क्या है, वीडियो नहीं, विजुअल बेसिक होता है, ये नहीं होता है। जावा हमारे पास में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये वेब पेज वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं और गेमिंग वगैरह में, ये एंड्रॉयड में भी इसका यूज किया गया है। वीबीए जो होता है ये होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। मैक्रो के निर्माण में विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का ही प्रयोग किया गया है और हमारा डेटा भी इसी में स्टोर होता है। तो याद रखेंगे मैक्रो और वीबीए दोनों साथ में पढ़ना अच्छा रहेगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करती है। मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे सीपीयू होगा या रैम होगा या पावर सेक्शन होगा, अलग अलग पोर्ट्स है, अलग अलग स्लॉट्स है, सभी के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होगा। या इसके अलावा हमारे पास बाहर से भी लगे रहते हैं डिवाइसेस, कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। तो उनका डेटा जो है वो मदरबोर्ड में कैसे ट्रेवल करेगा, किसके माध्यम से जाएगा या सीपीयू तक कैसे पहुंचेगा, सारी चीज़ें। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, बसेस का। हमारे पास में बस होती है इंटरनल और एक्सटर्नल बसेस। इंटरनल बस जो होती है वो मदरबोर्ड के मतलब सीपीयू के अंदर का जितना काम है वो इंटरनल बसेस करती है, डेटा का लाना ले जाना जो भी। एक्सटर्नल बसेस जो हमारे कैबिनेट से बाहर से लगे होते हैं, चाहे कीबोर्ड होगा, माउस होगा, जिसमें केबल हम देख पाते हैं क्लियर, वो कहलाते हैं हमारे पास एक्सटर्नल बसेस। तो कुल मिला के हमारे को जरूरत किसकी पड़ने वाली है, बसेस की। इसको याद रखना। यहाँ पे हम बस सीमोस बोल रहा है। सीमोस क्या, सीमोस सेल होता है हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, और हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ये होल्ड करके रखता है। वेज हमारे पास में नहीं है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो याद रखना। फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जिसमें कोई भी मूवेबल या घूमने वाला भाग नहीं हो, सारा फिक्स होता है ना, जैसे पेन ड्राइव, इसलिए तो इसको याद रखिएगा बस इसको। अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट क्या स्टोर करती है। टेम्पलेट जैसे कि मैंने बताया आपको प्री डिफाइंड डिजाइन है ना, इसके पहले हमारी चर्चा हुई होगी। प्री डिफाइंड डिजाइन मतलब पहले से जो है उसमें डिजाइन तैयार होते हैं, आप जाइए डिजाइन सेलेक्ट करिए, उसमें सिर्फ टेक्स्ट को एडिट कर दीजिए, बाकी आपका सारा का सारा डेटा तैयार हो गया। जैसे कोई लेटर बनाना हो आपको सीवी तैयार करना हो, कोई सीट तैयार करनी हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी जगह हमको टेम्पलेट्स मिलते हैं। हमारी जरूरत के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं और उसको इंसर्ट करा के सिर्फ एडिट कर दो, आपका टैग डाल दो, बाकी सब उसमें डाला हुआ है ना। यहाँ तक कि एक्सेल की कोई सीट के फार्मूले वगैरह आपको बनाना हो तो वो भी उसमें पहले से डले हुए रहते हैं, बस जाके आप डाटा एडिट कर दो और सब अपने आप हो जाता है। तो हमारे पास में टेम्पलेट क्या स्टोर करता है, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, स्टाइल, मैक्रोस, ये स्टोर करता है क्या, तो हाँ ये स्टोर वो करता है। कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, तो वो कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग जो है इसको भी शो करके रखता है, और ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज जो है ये भी उसमें पहले से होती है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबो जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, सारी चीज करता है। सीपीयू जैसे कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को शेयर करना और कई सीपीयू से प्रोग्राम प्रोसेस करना क्रमशः क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि बहुत सारे प्रोसेसर अगर रहेंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है ना, पहले या दूसरे प्रश्न में देखा था। यहाँ पे सीपीयू जैसे कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को शेयर करना। देखिए हमारे पास में है माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। एज क्या है हमारे पास में, ये वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये स्टोर मतलब यहाँ से हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं।
मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे अगर देखें सीपीयू जैसे कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को शेयर करना, मतलब उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज है उनको शेयर करेगा, है ना। और क्या करेगा, कई सीपीयू एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो हमारे पास में मल्टीटास्किंग इसके अंतर्गत आ जाता है, जो पहली लाइन वो बोल रहा है। और सेकंड लाइन में क्या आ जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा जो प्रोसेसर है जहां पर लगे होते हैं उनकी बात हो रही है और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग जो है इसका राइट आंसर आ जाने वाला है। विंडोज 10 और विंडोज एक्सपी ये दोनों के दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये कैसे है, ये दोनों के दोनों हमारे पास में होते हैं वेब ब्राउजर होते हैं। तो याद रखना इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल देखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉमनली यूज करते हैं। पीडीएफ फाइल वैसे तो हम WPS भी यूज करते हैं, और हमारे पास में कंप्यूटर में हम बात करें या मोबाइल में भी आप लोग पीडीएफ करते हो ना। तो उसको ओपन करने के लिए हमको कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो हमको लगता है कौन सा, एडोब रीडर लगेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर, सिर्फ पढ़ने के लिए, देखने के लिए। फिर इसके अलग वर्जन आते हैं जिसमें एडिटिंग भी हो जाती है ना। और एडोब के फिर फोटोशॉप वगैरह बहुत सारी चीजें एडोब की आती है। तो हमको एडोब रीडर की आवश्यकता है पीडीएफ को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। ठीक, इसको याद रखिएगा, है ना। विंडो डीफ्रैगमेंटर ये मैं इसके पहली क्लास में बता चुका हूँ, डिवाइस ड्राइवर भी मैं पहले बता चुका हूँ, यही आएगा इसका आंसर। वेब बेस्ड चैट सर्विस का एग्जाम्पल कौन सा है। वेब बेस्ड चैट सर्विस मतलब वेब मतलब इंटरनेट पर चैटिंग अगर करनी है। चैटिंग पहले ज़्यादा वर्ड यूज़ की जाती थी चैटिंग का, जैसे याहू का मैसेंजर आता था, रेडिट का आता था, माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च किए थे, तो वहाँ पर वो यूज़ करते थे, वहाँ पे चैटिंग वर्ड है। तो वेब पर अगर चैटिंग करनी है तो हम कौन सी सर्विसेज का यूज़ किया करते हैं। हमारे पास में स्काइपी, जीमेल, हॉटमेल और स्पैम। इसमें तो हमारे पास में वो वाले मेल आके जमा हो जाते हैं जो जबरदस्ती आए हुए हैं, जंक मेल जो होते हैं, तो वो तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास हॉटमेल है। हॉटमेल हमारे पास में मेल आईडी वगैरह बनाना, उसके लिए सेंड करना, वहाँ पर काम में आना। जीमेल भी सेम वैसे ही काम में आएगा। स्काइपी जो होता है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। वेब बेस्ड चैटिंग अगर करनी है तो स्काइपी का इंस्टॉल किया जाता है। इसमें वीडियो कॉलिंग भी होती है और टेक्स्ट चैटिंग भी होती है, दोनों हो जाती है। एक्सेल में कौन सा जूम परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए कि एक्सेल की अगर हम बात करें जूम परसेंटेज, जैसे 10 दिया है, 100 दिया है, 13 और 300 500। एक्सेल में भैया पहले अगर मैं वर्ड का आपको बताऊं, वर्ड में कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 500% होता है। ये किसके लिए है, ये MS वर्ड के लिए है, याद रखना। एक्सेल की अगर हम बात करेंगे एक्सेल के लिए, तो एक्सेल में कम से कम तो वही हम 10% ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होता है 400%। ठीक है, तो एक्सेल के लिए याद रखना। अब प्रश्न किसके लिए, एक्सेल के लिए। तो एक्सेल में हम 10% कर सकते हैं क्या, हाँ 100% भी और 300% भी कर सकते हैं। 500% कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा हमसे कौन सा नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। तो ये उसका राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। इनमें से पावर पॉइंट का व्यू कौन सा नहीं है। पावर पॉइंट में व्यू, जैसे हमारे पास वर्ड में व्यू होते हैं, एक्सेल में व्यू होते हैं, जैसे पावर पॉइंट में भी व्यू होते हैं कि जो यूआई हमको दिख रहा है वो किस तरीके से दिखे। कौन सा नहीं होता है ये पूछा है हमको, बोल रहा है प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन, स्लाइड व्यू और स्लाइड शो व्यू। तो हमारे पे अगर आपको बता दूं मैं, स्लाइड शो जो व्यू है ये होता है हमारे पास में, स्लाइड व्यू भी हमारे पास में होता है और आउटलाइन व्यू भी हमारे पास में होता है। कौन सा नहीं होता है, प्रेजेंटेशन व्यू जो होता है ये हमारे पास में नहीं होता है ना। इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर व्यू भी हमको, मास्टर व्यू भी हमारे पास में होते हैं, पर ये वाला व्यू हमारे पास में नहीं होता है, प्रेजेंटेशन व्यू, याद रखिएगा। इंटरनेट पर अधिक वेबसाइट URL पाने के लिए कौन से मुख्य सर्च इंजन का यूज किया जाता है। इंटरनेट पे आपको क्या है, वेबसाइट या URL सर्च करना है, कंटेंट सर्च करना है। कुल मिला के सर्च इंजन सिर्फ हाइपरलिंक ही हमको देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है ना, मुख्य, निम्न में से कौन सा मुख्य, ये हमसे पूछ रहा है।
तो आप बता दो कि यहाँ पे हमको जैसे हमारे पास दिया है गूगल, याहू, बिंग और ऑल ऑफ अबव। तो बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न, हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये वाला जो काम है इस पाने के लिए हम मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सर्च इंजन का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रश्न पे आए, हमारे पास में गूगल, याहू, बिंग, अगर इन तीनों की बात करें, ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों क्या है हमारे पास में, सर्च इंजन है हमारे पास। गूगल का भी आता है, याहू का भी है, बिंग हमारे माइक्रोसॉफ्ट का, सारे आते हैं। तो याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है क्या होगा, ऑल ऑफ अबव होगा। ये याद रखना कि इंटरनेट पे हमको कुछ भी सर्च पाना है तो कौन से मुख्य सर्च इंजन हम लोग यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे का यूज हम लोग करते हैं। और भी है 10-10 याद करके जाना, मैंने बताया है आपको। चलिए इसी के साथ हमारे पास में ये 6 नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में जैसे 10 वीडियो के आसपास हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद में हम कर देने वाले हैं क्वेश्चन का लेवल हार्ड, है ना। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक इनिशियल स्टेप पे जो बच्चे रहते हैं उन लोग के लिए चल रहा है। जैसे हम 10 पे पहुंचेंगे वैसे इसके क्वेश्चन फिर मॉडरेट रेट पे चले जाएंगे, जैसे 20 पे आएंगे उसके बाद में एकदम जो हार्ड क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे। तो हार्ड क्वेश्चन हम एग्जाम के आसपास ही पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।